वेलकम टू MSc स्टूडियो। आज हम 10th 11th 12th के लिए हिंदी वर्णमाला का प्रश्न लाए हैं। हिंदी के एग्ज़ाम में व्याकरण काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे 100 नंबर के हिंदी के एग्ज़ाम में 50 नंबर व्याकरण से सवाल पूछे जाते हैं। पहले इसका चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णमाला आज चैप्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे। जिस तरह से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन सेट करके लाएंगे ऑब्जेक्टिव सही। उसके बाद आप लोगों को बनाना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास शेयर करने का। तो सबसे पहले जाते हैं कि वर्णमाला है ना। तो सबसे पहले वर्णमाला सबसे पहले वर्णमाला आया कैसे? तो पृथ्वी पर सबसे पहले ध्वनि आया। पृथ्वी पर सबसे पहले ध्वनि आया, ध्वनि के बाद वर्ण आया, वर्ण के बाद शब्द आया, शब्द को पद के नाम से भी जानते हैं, पद के बाद वाक आया, वाक के बाद भाषा आया, अब भाषा के बाद फिर वर्णमाला बन गया, है ना। तो प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। मेरा फर्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि के विषय में हम बोल सकते हैं, मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई तो दे पर दिखाई नहीं दे, उसे ध्वनि कहते हैं। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई तो दे पर दिखाई नहीं दे, उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद हमारा वर्ण आया। वर्ण की परिभाषा हम बोल सकते हैं, लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, या जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। दोनों सही है। तीसरा में आ जाते हैं शब्द। शब्द को पद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा दे देंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और वाक की परिभाषा दे देंगे, शब्दों के सार्थक समूह को वाक कहते हैं। भाषा की बात आ गई। भाषा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन की बातों एवं विचारों को दूसरे व्यक्तियों के पास प्रकट करता है, तो प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसे कि वर्ण में क्या आ गया? वर्ण में हमारा को आ गया, खो आ गया, गो आ गया, ये सब कुल अलग अलग हो गया वर्ण। ये सब क्या हो गया? वर्ण। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह जैसे देखिए, मान लेते को प्लस मो प्लस लो, ये तीनों अलग अलग एक अलग शब्द, अलग अलग वर्ण है। जब ये तीनों वर्णों को आपस में मिला दिए तो शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। अब आ जाती है वाक। जैसे कि राम क्या एक शब्द है ना। खाता क्या एक शब्द है। जब ये तीनों को मिला दिए तो बन जाता है राम खाता है। तो ये क्या हो गया? वाक। अब आते हैं कि वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया। तो वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वर्ण को जो है 2 वर्गों में बांटा गया। वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्ण। पहला का नाम है स्वर्ण वर्ण और दूसरा का नाम है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर्ण वर्ण क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। औसा वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं। औसा वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, या औसा वर्ण जिसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, औसे वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। या परिभाषा दे सकते हैं, औसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय मुख कभी बंद नहीं होती है। औसा ध्वनि जिसे बोलते समय मुख कभी बंद नहीं होता है, औसे ध्वनि को स्वर्ण वर्ण कहते हैं। या आप बोल सकते हैं, वही ध्वनियाँ जो बिना वाद्य यंत्र के टकराहट से स्वतंत्र अवस्था में बोली जाती हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इन सभी में से कोई एक याद रखना है। ऐसा नहीं कि सब परिभाषा बोल रहे हैं तो सब परिभाषा आपको याद रखना जरूरी है। कोई ज़रूरी नहीं, कोई एक होना चाहिए। आगे आते हैं, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। कौन कौन से? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। ये अलग अलग हो गया। अब इसमें ओ आ में बच गया हमारा अंग और आह। तो अंग और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। री देखिए 2 होता है। एगो ये वाला री जो होता है ना, ये वाला री हिंदी में प्रयोग होता है, और ये री के नीचे जो री लगा हुआ नहीं, इसका री, ये हो गया बड़ी री, ये हो गया छोटी री। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है और छोटी री का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। क्लियर? अब 3 नंबर में आते हैं, क्या है?
उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं वर्णन करें। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद हैं वर्णन करें। तो स्वर वर्ण के चार भेद हैं। पहले भेद की बात करेंगे, हर्ष स्वर। उदाहरण हम लिख दिए, परिभाषा हम बोलेंगे, अब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लिखने में काफ़ी परेशानी हो रही थी इसीलिए उदाहरण सिर्फ लिख दिए। हर्ष स्वर किसे, हर्ष स्वर का उदाहरण हो गया ओ ई उ री। तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हर्ष स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष स्वर को मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। औसा स्वर जिनमें मात्राएं नहीं होती है, औसा स्वर जिनमें मात्राएं नहीं होती है, औसे स्वर को मात्राएं नहीं होती, बिल्कुल छोटे होते हैं, उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। फिर से बोल देते हैं, औसा स्वर जिनमें मात्राएं नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, औसे स्वर को हर्ष स्वर कहा जाता है। देखिए इसमें मात्राएं हैं, जैसे ओ ई उ री, इस सब में मात्राएं नहीं है, ये सब हो गया हमारा हर्ष स्वर। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। या तो आपसे पूछ सकता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर आपसे पूछ सकता है एक मात्रिकों की संख्या कितनी है, तो 4 है। फिर आपसे पूछ सकता है कि लघु स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। अब दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर एवं सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब अच्छी तरीके से धीरे धीरे कॉपी में नोट कीजिएगा, तब आपको याद रहेगा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर एवं सजातीय स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परिभाषा, ये वो स्वर, औसे स्वर जिसे बोलते समय हर्ष से दुगना समय लगे। औसा स्वर जिसे बोलते समय हर्ष से क्या लगे, दुगना समय लगे, औसे स्वर को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, दीर्घई, ऊ, ये सब चीज़ हो गया दीर्घ स्वर हो गया। क्लियर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या किसे कहते हैं। तो संयुक्त औसा स्वर वर्ण जो दो समान वर्णों के मेल से बना हो। औसा स्वर वर्ण जो दो असमान वर्णों के मेल से बना हो, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे देखते हैं ए आई ओ, ये संयुक्त स्वर वर्ण है ना। तो ए जो बना है ओ और ई मिल के, ए जो बना है ओ और ए मिल के, औ जो बना है ओ और ऊ मिल के, और औ जो बना है ओ और ओ मिल के। तो आपसे किसी तरीके से पूछ सकता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। फिर आपसे पूछ सकता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है ना। और एक हुआ लास्ट है फुलुत स्वर। तो फुलुत स्वर किसे कहते हैं, जिसमें लंबा आवाज़ को खींचा जाए, उसे हम फुलुत स्वर कहते हैं। औसत स्वरमन जिसमें लंबा आवाज़ को खींचा जाए, उसे क्या कहते हैं, स्वरमन कहते हैं। इसे आगत स्वर वर्ण भी कहा जाता है। जैसे आ, इसका उदाहरण क्या हो गया, आ। 4 नंबर की ओर चाहते हैं कि जीभ के आधार पर स्वर वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। जीभ के आधार पर स्वर वर्ण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो जीभ के आधार पर स्वर वर्ण को 3 वर्ग में विभाजित किया गया। पहला अग्र स्वर, पहला क्या है, अग्र स्वर। तो जो स्वर जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, औसा स्वर जो जीभ के अग्रभाग से, मतलब कि आगे वाला भाग से बोले जाते हैं, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे हर्षई, दीर्घई, ए ऐ, री, ये सब को उच्चारण जब करते हैं ना, तो जीभ के अगले भाग से उच्चारित होता है, इसीलिए इसे अग्र स्वर कहा जाता है। तो दूसरा हो गया मध्य स्वर। मध्य स्वर किसे कहते हैं, औसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है। औसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ओ हो गया। और 2 नंबर में है पक्ष स्वर। औसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है, पक्ष भाग से होता है। औसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण जीभ के पक्ष भाग से होता है, पीछे वाले भाग से होता है, उसे पक्ष स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, औ हो गया, औ हो गया, है ना। ये सब हो गया। अच्छी तरीके से कॉपी में लिख लीजिएगा, परिभाषा भी लिख लीजिएगा, उदाहरण भी लिख दीजिएगा। आपको सबसे ज़्यादा उदाहरण ही आपके एग्जाम में पूछेगा। 5 नंबर प्रश्न है कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं, परिभाषित करें। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं, परिभाषित करें। तो स्वर के 2 भेद हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। एक है वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर्ण वर्ण। तो अब प्रश्न आता है कि वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, औसा, है ना। औसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय ओठों की आकृति गोल हो जाती है। औसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय ओठों की आकृति गोल हो जाए, उसे वृत्ताकार आकृति या
वृत्ताकार आकृति या गोलाकार आकृति कहते हैं। जैसे हो गया ऊ ऊ औ औ, है ना। और ख नंबर में ओ वृत्ताकार। ओ वृत्ताकार किसे कहते हैं? ओ वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? ओ वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण को ओ गोलाकार स्वर्ण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ओ वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण को ओ गोलाकार स्वर्ण वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय ओठों की आकृति गोल नहीं होती है, औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय ओठों की आकृति गोल नहीं होती है, उसे ओ वृत्ताकार स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ये सब ऐसा वर्ण है कि इसे बोलते समय होठों की आकृति गोल नहीं होती है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, मुखाकृति के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या कितने? मुख आकृति के आधार पर स्वर्ण वर्णों के कितने भेद है? परिभाषा दे। तो मुख आकृति के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। नंबर 1, विवृत स्वर्ण वर्ण। विवृत स्वर्ण वर्ण। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि विवृत स्वर्ण वर्ण कहते किसे? औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख सर्वाधिक खुलता हो, औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख सर्वाधिक खुलता हो, उसे विपरीत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे आ, जब आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह अधिक खुलता है। दूसरा हो गया अर्ध विपरीत स्वर्ण वर्ण। अर्ध विपरीत स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख आधा खुलता हो, औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख आधा खुलता हो, उसे अर्ध विपरीत स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे ए, औ, ओ, औ, ये सब ऐसा वर्ण है जिसे बोलते समय मुंह आधा खुलता है। गो नंबर में सवृत स्वर्ण वर्ण। सवृत स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख बंद सा रहे, है ना। औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख बंद सा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ई, ऊ, री, ये सब होगा समृद्ध स्वर्ण वर्ण। और अर्ध समृद्ध स्वर्ण क्या कहते हैं? ऐसा स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख बंद होने के कगार पर हो। औसत स्वर्ण वर्ण जिसे बोलते समय मुख बंद होने के कगार पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अर्ध समृद्ध स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा याद रखिए, वो स्वर्ण वर्ण था। स्वर्ण वर्ण के बाद स्वर्ण वर्ण के साथ हम वर्ण में आ गए हैं। कहाँ पे आ गए? वर्ण। इसके नीचे हम व्यंजन वर्ण करेंगे। आ गया वर्ण, टाइप हो गया, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, गूंज एवं नाद के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है? गूंज एवं नाद के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो गूंज एवं नाद के आधार पर वर्णों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला का नाम है सघोष वर्ण, दूसरा का नाम है अघोष वर्ण। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा, यहाँ पर देखिए छूट गया, आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सघोष वर्ण कहते हैं किसे? सघोष वर्ण कहते हैं औसा वर्ण जिससे गूंज पैदा हो। औसा वर्ण जिसमें क्या होता है? गूंज पैदा होता है, उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। इसका कुछ ट्रिक है याद रखने के लिए कि मेरे यार 3 4 5 स्वर यो रो लो वो हो घोष वर्ण है, सघोष वर्ण है ना। इसका ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, तभी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, कन्फ्यूजन लगा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर यू लिखना हम भूल गए हैं, ध्यान दीजिएगा, यू लिखना भूल गए। तो 3 4 5 का मतलब को खो गो में तीसरा नंबर पर आता है गो, चौथा नंबर पर आता है घो, और 5वां नंबर पर आता है अरो। माने कि पो फो वो होता है, पो फो दो तो बो तक, तो थो दो तक, जो तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर पर आता है, उसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो गया 15। कितना हो गया? 15। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11, यहाँ लिख दिया। और उसके बाद यो रो लो वो कितना है? 5, ये लिख दिए। तो ये टोटल हो गया 15, 11, 5, कुल मिलाक हो गया 31। कितना हो गया? 31। तो याद रखिएगा, आपसे ये भी सवाल पूछेगा कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। कितनी होती है? तो 31 होती है। क्लियर हो गया। अब आ गए अघोष वर्ण। अब आपसे पूछेगा, नोट देखिए लिख दिए यहाँ पे, वो नोट में हम लिख दिए कि सघोष वर्णों की संख्या 31 है। अब आ जाता है अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो अघोष वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा भी बता देता हूँ। औसा वर्ण जिसे बोलते समय गूंज पैदा ना हो, औसा वर्ण जिसे बोलते समय गूंज पैदा ना हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसका ट्रिक है 1 2 तालमसो मुधनसो धनसो, बस। 1 2 का मतलब को और खो, चो और छो, टो और ठो, तो और थो, और पो और फो। ये हो गया 10। ये कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया 10। और तालमसो मुधनसो धनसो कितना हो गया? 3 हो गया। जब ये दोनों को जोड़ दिए हैं 10 + 3 = 13। तो याद रखिएगा, अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, कुछ अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सांस के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया? सांस के आधार पर वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो सांस के आधार पर वर्णों को जो है
सांस के आधार पर वर्णों को 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, ये आप हमसे सवाल पूछेगा, अल्पप्राण किसे कहते हैं सर? तो औसा वर्ण जिसे बोलते समय श्वास कम निकले, औसा वर्ण, इसकी बात करना अल्पप्राण, औसा वर्ण जिसे बोलते समय श्वास कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। अब भाई कौन कौन सा अल्पप्राण है? तो इसमें एक है, मैंने कोखो की बात कही, एक कोखो गो में 1 नंबर में है 3 नंबर, 1 3 5 स्वर योरो लोगो, ये याद रखना ही पड़ेगा, इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं है। आप याद नहीं कर सकते हैं, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है, चुन के निकालना पड़ेगा आपको, तब जाके मार्क्स मिलेगा, इसलिए इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो 1 नंबर में हमारा को, 3 नंबर में हो गया गो, 5 नंबर में अड़ो। यहाँ पर भी देखिए यो हमने छोड़ दिया है, नहीं दिया यहाँ पर यो पर, है ना। तो यहाँ पर देखो को गो अड़ो चो जो यो 1 नंबर 3 स्वरों की संख्या इधर टोटल कितना हो गया 15, इधर कितना हो गया 11, इधर कितना हो गया यो रो लो वो 4। जब सबको 15 प्लस 11 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30, मतलब अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है 30। आप जाते हैं महाप्राण की ओर। महाप्राण की परिभाषा भी आपको बता देते हैं कि औसा वर्ण जिसे बोलते समय अधिक सांस निकले, औसा वर्ण जिसे बोलते समय अधिक सांस निकले उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं, जिसका ट्रिक होता है 2 4 तालम सो मुधन सो दन सो हो। तो मतलब कि को खो गो में ये हो गया खो दूसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर घो, चो छो दूसरा स्थान पर छो और चौथा स्थान पर झो, है ना। तो ये हो गया हमारा 10 और तालम सो मुदन सो दन सो हो, अच्छा 8 ये हो गया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो आपसे ये भी पूछेगा महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब देखिए यहाँ से व्यंजन वर्ण हमारा शुरू हुआ, यहाँ से व्यंजन वर्ण शुरू हुआ। तो यहाँ से जब हमारा व्यंजन वर्ण शुरू हुआ तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्यंजन वर्ण कहते किसे है। सही बात है ना। सबसे पहले जानना पड़ेगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? औसा वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं बोली जाती है, अर्थात तो उसे बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, तो औसे वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। कह रहा हिंदी में को से लेकर पोवर्ग तक, कोवर्ग से लेकर पोवर्ग तक कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। यहाँ वर्ण मिस्टेक हो गया, कुल वर्णों की संख्या 25 होती है, जिसे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए नीचे उदाहरण भी हम दे दिए हैं, जैसे को वर्ग में 5 होता है, चो वर्ग में 5 होता है, टो वर्ग में 5 होता है, तो वर्ग में 5 होता है, पो वर्ग में 5 होता है। जब सभी को जोड़ दिए तो 5 होता है। तो ये भी याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और वर्गीय व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब चलिए सर वो आप पढ़ लिए, को खो गो पो तक हम सभी का नाम पढ़ लिए, तो यो रो लो क्या है? तो यो रो लो वो को अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण कहते हैं। यो रो लो वो को क्या कहते हैं? अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण कहते हैं। तालम सो मुधन सो दन सो हो, तालम सो मुधन सो दन सो हो को उष्ण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और अक्षोत्तरों यो स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। तो जैसे कि संयुक्त व्यंजन वर्ण का औसा वर्ण जिसका उच्चारण 2 वर्णों, संयुक्त व्यंजन वर्ण की परिभाषा बोल रहे हैं। औसा वर्ण जिसका उच्चारण 2 वर्णों के मेल से होता है। जैसे अक्षों का उत्पन्न हुआ, को और सो मिला तब जाके अक्षो बना, ज्यों जो और ज्यों मिला तब जाके ज्यों बना, त्रो और त्रो कैसे बना? वो और रो बना तब बना त्रो ज्यों। प्रश्न होगा कि अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण किसे कहते थे? इसे भी बता देता हूँ। औसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण आंतरिक भागों से होता है, औसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण आंतरिक भागों से होता है उसे अंतःस्थायी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अंतःस्थायी व्यंजन की संख्या 4 है। वह कौन कौन सा है? यो रो लो वो। फिर आपके मन में होगा कि उस व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? औसा व्यंजन जिसे बोलते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलता हो। औसा व्यंजन वर्ण जिसे बोलते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलता हो उसे हम उस व्यंजन कहते हैं। जैसे तालम सो, मुधन सो, दन सो हो, ये सब ऐसा वर्ण है जब उच्चारण करेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगा। उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण के विषय में हम बता ही चुके हैं, है ना। तो आगे आ गए हम प्रकंपित व्यंजन। एक तो रो है, रो को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। ये प्रकंपित व्यंजन को लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। औसा वर्ण जिसे बोलते समय जीभ में कंपन हो, औसा वर्ण जिसे बोलते समय जीभ में कंपन हो उसे प्रकंपित व्यंजन वर्ण कहते हैं और इसे लुंठित व्यंजन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हो गया रो। अपार्श्विक व्यंजन वर्ण, इसको भी जान लीजिए। औसा वर्ण जिसे बोलते समय जीभ मुख के बीच में आ जाता हो,
पार्श्विक व्यंजन ऐसा वर्ण जिसे बोलते समय जीभ जो है मुख के बीच में आ जाता हो उसे पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे लो। और उत्क्षिप्त वर्ण या तो उत्क्षिप्त वर्ण को तारण जात भी कहते हैं, तारण जात भी कहते हैं। औसा वर्ण जिसे बोलते समय जीभ तीव्र गति से आगे की ओर फेंके उसे उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये दो है, डो और ढो। याद रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अंतःस्थायी वर्णों की संख्या कितनी है? 4। उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 4। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है। कर रहे हैं क्या ऐसा व्यंजन वर्ण जिसे बोलते समय मसूरा में सट जाता है, जी मसूरा में सट जाता है उसे बादशाही व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे न, ल, स, जो। अब कहते हैं कि ये जो हम लोग बिंदु देते हैं, ये जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु की बात होता है, इसे हिंदी में नुक्ता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि ये जो हिंदी में दिया जाता है टिप्पा, क्या बोल सकते हैं इसको? टिप्पा। बिंदु जो दिया जाता है इसे क्या कहा जाता है हिंदी में? नुक्ता कहा जाता है। अब उच्चारण स्थान भी बहुत जरूरी है। मैंने कोबर का उच्चारण कंठ से होता है, चोबर का उच्चारण तालु एवं तालब से होता है, टोबर का उच्चारण मूर्धा एवं मूर्धन से होता है, तोबर का उच्चारण दंत से होता है, पोबर का उच्चारण ओठ से होता है, और डॉग यो नो मैंने सभी के लास्ट में जो आता है ये सभी का उच्चारण नासिक से भी होता है। अब यहाँ पर देखिए डिब्बा दिया हुआ, बड़ा काम का डिब्बा है ये डिब्बा को याद कर लिए सारा परेशानी सॉल्व हो जाएगा। ये डिब्बा बड़ा महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेकर रख लीजिएगा, कहीं जाइएगा भी तो देखते रहिएगा। पूरा का निचोड़ हम कह सकते हैं और वो भी निकाल देंगे। घोष वर्ण घोष वर्ण वाला भी एक डिब्बा बना देंगे। जैसे स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है, कौन कौन है ये भी लिख दिए। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, ये 25 है, कौन कौन से ये भी लिख दिए हम। अंतःस्थायी व्यंजन की संख्या 4 है, योरो ये भी हम लिख दिए। उस व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है तो ये भी हम लिख दिए। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है तो ये भी लिख दिए। उत्सर्ग व्यंजन की संख्या 2 है, वो भी लिख दिए। अयोगवा वर्णों की संख्या 2 है। उस अघोष का अपने कुल वर्णों की संख्या 52 है। अघोष के विषय में जो था ना उसको भी हम एक डिब्बा बना के आपको निकाल देंगे, है ना। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसे कॉपी में लिख कर नोट करके याद कर लीजिएगा। कल नहीं परसों इस वर्णमाला का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन के साथ लेकर आऊँगा। एग्जाम में पूछे गए सवाल महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों से बनना चाहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारा मेहनत बेकार नहीं जाए, अधिक से अधिक व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंच सके।